नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस वक्त हम पंजाब इलेक्शन को कवर कर रहे हैं और ऐसे में हर एक जिले और हर एक स्थान और पंजाब के लोगों का मुआयना कर रहे हैं। यहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही बड़े पार्टियों के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस पार्टी में इस राज्य के लिए क्या कुछ चल रहा है। और ऐसे में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय भाजपा के महासचिव और साथ ही पंजाब में भाजपा के बड़ा चेहरा जो बड़े चेहरे के तौर पर यहां पर हैं तरुण चुग जी, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है तरुण चुग जी आपका। और इनसे तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे जो पंजाब के जहन में है, यहां के जहन में है और हम लोगों के जहन में भी है। सर, सबसे पहले जिस तरीके से प्रचार हुआ पंजाब में चुनाव का, बीजेपी का, कहीं ना कहीं पंजाब वासियों को ये लगा कि अग्रेशन की कमी थी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कैंपेन किया उस तरीके से भाजपा ने नहीं किया। ऐसा है कि झूठ का बुलबुला ऊंचा उठता है और नीचे गिरता है। सच शीतल जल की तरह जो प्रवाह से चलता है। भाजपा ने प्रवाह से जल को चलाया है, चुनाव को चलाया है, झूठ के बुलबुले को खड़ा नहीं किया। ठीक है, हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व झूठे वादों में विश्वास नहीं रखता। उसका एक हमें गर्व भी है कि जो कहते हैं वो करते हैं और वो हैं आम आदमी पार्टी वाले, जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं। देखिए, पिछले चुनाव में उन्होंने नशे को मुद्दा बनाया था। एक फिल्म भी लॉन्च की थी पंजाब को बदनाम करने के लिए, उड़ता पंजाब। मार्केटिंग की भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर पंजाब के खिलाफ। उन दिनों उन्होंने काफी बयानबाजी की, वो सच थी झूठ थी वो तो वही जाने। लेकिन कोर्ट के अंदर जब पर्चे चले तो वही केजरीवाल साहब, जिनको नशे का सबसे बड़ा सुधागर कह रहे थे, उनसे माफी मांग रहे थे। तो आपका क्या स्टैंडर्ड है, क्या स्टेटस है? कैसे आपने पंजाब में 2017 के चुनाव के बाद कितने लोगों से माफी मांगी? क्योंकि आपके सारे प्रचार का बेस ही झूठ था। जब आप झूठ की खेती करेंगे तो झूठ की उपज आएगी। इन्होंने तो झूठ की खेती की और उस समय कहा 100 सीटें आ रही हैं, झूठ बुलबुला खड़ा किया। सीटें 20 के नजदीक रह गई। इस बार कह रहे हैं हम 65 ला रहे हैं, तो लिख लीजिए 15 से नीचे जाएंगे। कल कह रहे थे मैं भगत सिंह मेरा आदर्श है। रहते हो आतंकवादियों के घरों पे, आतंकवादियों की फंडिंग पे काम कर रहे हो, आतंकवादियों की सपोर्ट मांग रहे हो। सिख फॉर जस्टिस के लिए आपके मन में प्रेम है, जो भारत को तोड़ना चाहती है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगले दिन पहुंच जाते हो, उनसे सेल्फी लेते हो, कन्हैया कुमार तुम्हारा हीरो है। एक तरफ कन्हैया कुमार तुम्हारा हीरो है तो भगत सिंह तुम्हारा नायक कभी नहीं हो सकता। इसलिए झूठ की राजनीति करना, और जो कुमार विश्वास ने इनके बारे में कहा, आज भी उनका जवाब नहीं दे पा रहे। तो इसलिए ठीक है, एक समय तक झूठ का बोलबाला होता है, लेकिन सच सच ही होता है। शीतल जल के प्रवाह की तरह जब चलता है तो नदियां बनती हैं, जब चलता है तो समुंदर बनते हैं। वही सागर धरती को सींचते हैं। वो कह रहे जितने सवाल आरोप हमारे ऊपर मढ़े जा रहे हैं, सबका जवाब जनता जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन दिया जाएगा, रिजल्ट जिस दिन आएगा। ऐसा है, वो तो दिया ही जाने वाला है, इसमें कौन सी नई बात है। जनता तो भगवान है लोकतंत्र में। सबसे बड़ा जज भी वही है और सबसे बड़ी अदालत भी वही है। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। विषय तो है कि आपको आज बताना पड़ेगा कि पिछले चुनाव में आपका चेहरा था गुरप्रीत सिंह जी गुग्गी, बहुत बड़ा नाम है पंजाब में, बहुत सीनियर आगू पंजाब के लीडर रहे। छोटेपुर साहब वो आपके नेता थे। आज कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो आपके नेता थे। खेरा साहब, फूलका जी बहुत बड़ा नाम पंजाब का, वो आपका चेहरा थे। इस बार कोई नहीं है, क्या है? केंद्र में आपका चेहरा थे कुमार विश्वास, केंद्र में आपका चेहरा थे शशि भूषण जी,
केंद्र में आपका चेहरा थे किरण बेदी जी, आज कहां हैं? आपने अपनी ही पार्टी के अंदर के लोकपाल को खत्म कर दिया और देश के लोकपाल के लिए बात कर रहे। कितना बड़ा झूठा और कितना बड़ा हिपोक्रेसी का मैं समझता हूं वो एक नायक है हिपोक्रेसी का। अगर इस देश में झूठ बोलने पर किसी को अवार्ड मिलता हो, वर्ल्ड में किसी पॉलिटिशियन का कोई अवार्ड हो कि वर्ल्ड का सबसे झूठा पॉलिटिशियन कौन है, तो मेरे को पूरा यकीन है केजरीवाल साहब वो इनाम जीत जाएंगे। वो इनाम जीत जाएंगे। सर कुछ ही घंटे रह गए, अब मतदान होंगे, कुछ ही घंटे रह गए। बीजेपी, भाजपा, राष्ट्रीय बीजेपी इस वक्त जिस तरीके से रिलैक्स मूड में दिखती है और जिस तरीके से उनका हाव भाव है, उनको ऐसा लग रहा है देख के कि बीजेपी आ रही है। ये कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है? ऐसा है कि आंखें मेरी सूजी हुई हैं, सोने का समय नहीं, आपको रिलैक्स मूड दिख रहा है। समय तो खाने का नहीं है। तो पूरी पार्टी पूरी मेहनत कर रही और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट है। हम यहां पर 94 सीट्स अकाली दल लड़ता था, हम 23 सीट्स लड़ते थे। अब पार्टी ने 92 के बाद 92 तक हम बड़ी पार्टी थे। 92 के बाद अगले जितने चुनाव हैं हमने अकाली दल से मिलकर चुनाव लड़ा। हम छोटे भाई की भूमिका में थे। अब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आई है। हम अपने सिंबल पर 73 सीट्स लड़ रहे हैं। हमारा दो पार्टियों के साथ गठजोड़ है, दोनों में से एक केंद्रीय मंत्री है, एक पूर्व 2 बार का मुख्यमंत्री है, जो हमारे साथ छोटे भाई की भूमिका में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आप कहें तो इट इज अ टर्निंग पॉइंट। हमारी पूरी कैडर, पूरी लीडरशिप पार्टी के विस्तार के लिए, पार्टी को एक नया आयाम तक पहुंचाने के लिए मेहनत की प्रकाष्ठा कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के दौरा था सर, उनका दौरा लग रहा था, उनको रोक दिया गया। प्रधानमंत्री का काफिला उनका दौरा था, उनके कारण उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मैं आतंकवादी थोड़े ना हूं, मैं भी इसी राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया? ऐसा है कि अब देश के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स देश के 2 प्रधानमंत्री हमने गंवाने के बाद बनाए हैं। हमारा एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हम में से हमको छोड़ के चले गए, पहले चले गए। देश ने उसके बाद भी 2 प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री एक पूर्व प्रधानमंत्री हुआ। अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बने, नो फ्लाई जोन भी बने। अब उसके अंदर नो फ्लाई जोन में आप जहाज क्यों उड़ाना चाहते हैं, मेरे को ये बताइए। उन्होंने कहा था क्लियरेंस दे दी गई थी, तब हम जा रहे थे। आप नो फ्लाई जोन में हेलीकॉप्टर उड़ाना क्यों चाहते हैं? जब नेता ही नियमों का पालन नहीं करेगा तो जनता से नियमों का पालन कैसे कराएगा, बताइए जरा। प्रोटोकॉल था कि आपको प्रधानमंत्री के साथ रहना था। जब प्रधानमंत्री प्रदेश के अंदर विकास कार्य को उद्घाटन करने के लिए आए थे, वो 2 मेडिकल कॉलेज देने आए थे, एक सैटेलाइट पीजीआई सेंटर देने आए थे, पंजाब की कई मांगे वो पूरी करने आए थे, सड़कों का जाल देने के लिए आए थे। लेकिन मैं हैरान हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं जाते, प्रदेश का डीजीपी उनके साथ नहीं जाता, प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी उनके साथ नहीं है, प्रदेश की गृह मंत्री उनके साथ नहीं है, प्रदेश की पूरी पुलिस उनके रास्ते रोकने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको बैरिकेड लगाकर जगह जगह पर रोकने के लिए लग जाती है। रोक पाए मोदी को? मारने की गहरी साजिश की, बेनकाब हुई है साजिश। चन्नी सर साहब का कहना है कि जैसे ही मेरे दौरे को रोक दिया गया मैं तो और पॉपुलर हो गया, प्रधानमंत्री ने अपने बराबर में लाके मुझे खड़ा कर दिया। ऐसा है कि किसी ने रोका नहीं है। प्रोपोगंडा के लिए अच्छी बात है वो जो मर्जी कहे, लेकिन किसी ने रोका नहीं है। अब मान लीजिए एयरपोर्ट पे चन्नी साहब कहे मैं मुख्यमंत्री हूं, तो मेरे को सिक्योरिटी रिवॉल्वर भी लेके जानी है और साथ में सामान भी लेके जाना है। मैं टेररिस्ट नहीं हूं, मैं टेररिस्ट नहीं हूं। अरे ये डायलॉग शाहरुख खान ने बोला था भाई।
आप क्यों बोल रहे हैं? किसने कहा आपको? किसने आपको टेररिस्ट कहा? अब असल में क्या है, राहुल गांधी जी ने उनकी घोषणा करते समय कह दिया कि ये गरीब मुख्यमंत्री हैं, वो चल नहीं पाया क्योंकि लोगों ने देखा है सरकार के एफिडेविट में 177 करोड़ रुपया भरा है। 177 करोड़ का मालिक और राहुल गांधी की डिक्शनरी में गरीब। मैं हैरान हूं कि ऐसा गरीब, पंजाब की 1,42,00,000 जनता है जो राशन फ्री में लेती है और उस 1,42,00,000 जनता को फ्री के राशन जिनको मिलता है, आप उनका मजाक उड़ा रहे हो, पंजाब के गरीब को अपमानित कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि उनकी डिक्शनरी में 177 करोड़ रुपए वाला गरीब है, तो 1,42,00,000 भारत पंजाब के वो नागरिक जिनको राशन आ रहा है वो क्या है? और अब क्या है कि चन्नी साहब जितने हाथ पांव मार रहे हैं उतना ही पीछे जा रहे हैं उनकी तैराकी, क्योंकि उनके कोच राहुल गांधी जी। मैं पूछना चाहता हूं कि लुधियाना की धरती पर खड़े होकर प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति में आप कहते हो कि पंजाब के अंदर यूपी बिहार के भैया नहीं आने देंगे और प्रियंका गांधी जी तालियां मार रही हैं। अरे क्या है यार, पूछिए प्रियंका जी से कहां से चुनाव लड़ते हैं, आपकी माता जी कहां से चुनाव लड़ती हैं, आपके भाई साहब कहां से चुनाव हारे हैं। यूपी का नागरिक, उसको आप उपशब्द हो, वो भारत का नागरिक है, वो यहां किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है भारत का। जितना मैं हिस्सेदार हूं पंजाब का नागरिक हूं, उतना ही यूपी का नागरिक हिस्सेदार, उतना ही केरल का नागरिक हिस्सेदार है, उतना ही जम्मू कश्मीर का नागरिक हिस्सेदार है। वो भारत माता के बेटे हैं, आप उनको अपमानित नहीं कर सकते। और मैं हैरान हूं, यूपी की महासचिव, यूपी के लोगों का अपमान हो रहा और वो तालियां पीट रही हैं। अरे क्या है, मैं तो कभी सोचता था कि मंदबुद्धि बालक हुआ है सोनिया जी के यहाँ, अब तो मेरे को बहन पे भी चिंता लगनी शुरू हो गई कि कितना हास्यास्पद था। नाराजगी दिखी है सर पूरे देश में, जिस तरीके से चन्नी जी साहब के लिए या फिर प्रियंका गांधी के लिए जिस तरीके से होर्डिंग्स, बैनर्स पूर्वोत्तर के लोगों ने निकाला, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यूपी चुनाव में इफेक्ट डालेगा सर? ऐसा कि ये मानसिकता का प्रदर्शन है, ये मानसिकता का प्रदर्शन है कि आपके मन में यूपी बिहार के बारे में क्या सोच है। क्योंकि इन्हीं लोगों ने बीमारू राज्य की कल्पना दी। बीमारू, बी फॉर बिहार, यू फॉर यूपी, एम फॉर मध्य प्रदेश, आर फॉर राजस्थान। आज कहां है वो बीमारू राज्य जिनको आप बीमारू बीमारू कह के बदनाम करते थे? आज यूपी में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास वहां मिला, सबसे ज्यादा सड़कें वहां बन रही है। वो बिहार आज बेस्ट इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन इन इंडिया बिहार बन रहा है। वो मध्य प्रदेश जिसने साबित किया अपने गेहूं के माध्यम से, अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के माध्यम से, अपने सर्विस सेक्टर को खड़ा करके कि मध्य प्रदेश अब पीछे नहीं रहेगा। राजस्थान को हम खींच के लाए थे, आज उनको भी पीछे किया जा रहा। तो बीमारू राज्य की कल्पना को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। लेकिन अगर किसी को लगता है कि इटली का खून महत्वपूर्ण है और भारत के लोगों का खून महत्वपूर्ण नहीं, मंगल पांडे, झांसी की रानी, तांतिया टोपे देने वाले, यूपी का खून भैया है, जहां राम हुए, जहां कृष्ण हुए, जहां शिव हैं, जहां पग पग पे चंद्रशेखर आजाद के पांव है, रामकुमार बिस्मिल के पांव पड़े हैं, जिसकी मिट्टी चंदन से ज्यादा भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, शहीदों की लाइन लगी है। लेकिन आप यूपी को बदनाम कर रहे हैं, वो नालंदा की धरती बिहार, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। ये मानसिकता गलत है सर। पंजाब में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ड्रग्स हो, माफिया हो, और तमाम जिस तरीके से माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ बहुत है, क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं तो कनाडा पंजाबी जो सिख समुदाय के लोग हैं वो जाते हैं। अगर आपकी सरकार आती है तो यहाँ के युवाओं के लिए क्या करेगी? ऐसा है कि आप पहले समझिए जी कि पंजाब के गांव में जाके देखिए, वहां का चाहे सिख बेटा हो या हिंदू बेटा हो, वो जाट समुदाय से हो या खत्री समुदाय से हो, ओबीसी समुदाय से हो या एससी समुदाय से हो या ब्राह्मण समुदाय से हो, वो बाहर क्यों जा रहा? संपन्न है, नॉन संपन्न है, दोनों जा रहे हैं। यहां तक कि मां की चूड़ियां, घर की जायदाद, किसान का बेटा अपनी खेती की जमीन बेच के जा रहा है और विदेश की धरती पर जाके काम कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब के अंदर जिन्होंने 7 दशक तक राज किया,
उन लोगों ने यहां के इंडस्ट्री को खड़ा ही नहीं होने दिया। आज पंजाब के अंदर अगर फार्मिंग सेक्टर को हमने कहा है अपनी 11 कमिटमेंट में, हम फार्मिंग को रीबिल्ड करेंगे, हम फार्मिंग के साथ इंडस्ट्री को जोड़ेंगे और इंडस्ट्री के साथ सर्विस सेक्टर को जोड़ेंगे। इट इज ए चेन, नेचुरल चेन। यह चेन बनने ही नहीं थी। देखिए मैं हैरान होता हूं, एक तरफ चंडीगढ़ के मोहाली है, सर्विस सेक्टर जीरो, चंडीगढ़ की दूसरी तरफ पंचकूला है, सर्विस सेक्टर है। पंजाब के इस हिस्से में इंडस्ट्री नहीं है। पुराना पंजाब जिसमें हरियाणा भी था, वहां रेवेन्यू है। पंजाब का रेवेन्यू 1350 करोड़, हरियाणा हमसे कहीं आगे निकल गया। कहां रुकी है गाड़ी, कहां रुकी है? और वहां रुकी है, हमें गैरों ने नहीं मारा है, जिनको हमने नेतृत्व दिया, रक्षक बनाया, वो भक्षक है। मैं कहता हूं अभी भी निकालिए पंजाब की कैबिनेट के मंत्रियों की रिकॉर्ड निकालिए, अभी कांग्रेस की सरकार है। आधे से ज्यादा जो इंडस्ट्रियल फैमिली से बैकग्राउंड रखते हैं, उनकी जमीनें उन्होंने अपनी इंडस्ट्री यूपी में लगाई है, मध्य प्रदेश में लगाई। तो पंजाब का इंडस्ट्री कहां खड़ा होगा जब मंत्री यहां इंडस्ट्री नहीं लगा रहा? पंजाब के कितने मंत्री हैं जिन्होंने जमीन यूपी में खरीदी है? निकालिए, अभी तो सब चीजें रिकॉर्ड पर है। क्या है कि इंडस्ट्री को खड़ा नहीं होने दिया। इंडस्ट्री होगी, सर्विस सेक्टर होगा, और ये दोनों फार्मिंग से जुड़े होंगे, तो कौन यहां से जाना चाहता है अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने पुस्तों की जमीन बेचकर, मां के गहने बेचकर? क्योंकि इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस है, जिसने यहां 7 दशक तक राज किया, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट आम आदमी पार्टी नहीं है। एक कॉरपोरेशन की पार्टी कभी स्टेट नहीं चला सकती, एक कॉरपोरेशन की पार्टी है। दिल्ली से कॉरपोरेशन, स्टेट ऑफ 3 कॉरपोरेशन, एक मेट्रो स्टेट है। उनको क्या तजुर्बा है? मेरे को बताइए, आप दिल्ली में रहती, मैं दिल्ली में काम करता हूं, कोविड आया था तो कहां गए? केजरीवाल साहब के मोहल्ला क्लिनिक, जिसको उन्होंने पिछले 5 साल में अपना स्टार कार्ड मानते थे कि मेरा एक स्टार कार्ड है मोहल्ला क्लिनिक। अरे डिस्प्रिन की गोली से कैंसर का इलाज करेंगे क्या? जहां देश को जरूरत है डिस्पेंसरी की, वहां डिस्पेंसरी खुलेगी, लेकिन जहां जरूरत बड़े हॉस्पिटल की है, वहां आप पैसा मोहल्ला क्लिनिक पे खर्चते रहे। और कोविड में, महामारी में क्या हाल हुआ? ये बड़े बड़े डेरे और बड़े बड़े लोग और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी को नीचे उतरना पड़ा और दिल्ली को समेटना पड़ा। वो मोहल्ला क्लिनिक तब कहां थे? असल में क्या है, अपनी एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए आप कह सकते हैं तो कराते रहिए एडवर्टाइजमेंट, इससे भला नहीं होने वाला। भला कैसे होगा जब दिल्ली का आपसे नहीं हुआ? आप पंजाब का कैसे भला करोगे? और आप सर वादे हैं सर उनके 1000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जीतने के बाद, और साथ ही बिजली बिल माफ शून्य। ऐसे बहन वो कह रहे हैं सर चौहान बहन, ऐसा है कि अगर इनके कहने की बात मान लू ना, तो सिद्धू साहब को चाहे कि अगर उन वादों को पूरा करना हो तो 22,000 करोड़ रुपया चाहिए, और अगर सुखबीर बादल जी के वादे को पूरा करना हो तो पंजाब को 24,000 करोड़ चाहिए। और गप्पूस्तान महोदय केजरीवाल साहब के अगर सबसे बड़े गप्पू हैं, उनके जो उन्होंने घोषणाएं की, अगर उसको पूरा करना हो तो 30,000 करोड़ चाहिए। तो पंजाब का टोटल स्टेट रेवेन्यू 1350 करोड़ वैट का है, जिसके पास 1350 रुपए होंगे, वो 30,000 कहां से खर्चेगा? बताएं ना, कहां से लाओगे? साथ में बैलेंस शीट बताएं कि 1350 आता है, मैं 30,000 खर्च कर लूं। करिए ना, जनहित में करना चाहिए। लेकिन 1300 और 30,000 में जो डिफरेंस है, वो मैं इस मद से नया टैक्स लगा के इकट्ठा करूंगा। बताएं, या ये झूठ है? जैसे पिछली बार 9/1/2017 को, आज से 5 साल 1 महीने 10 दिन पहले सरदार मनमोहन सिंह जी आए थे, मैनिफेस्टो लागू किया, उन्होंने घोषित किया, लिखा 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा माफ करूंगा। आज वो वीडियो बना रहे, आने की जरूरत नहीं कर रहे, आना चाहिए मनमोहन सिंह जी को।
ताकि जनता मेरे जैसा नागरिक पूछे, ठीक है मैंने वोट नहीं पाया लेकिन आप चुन के आए हैं, अपना मैनिफेस्टो पूरा कीजिए। 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा माफ करने की बात कही थी आपने, क्यों नहीं हुआ? उनसे पूछिए। 68 लाख नौकरियों की बात हुई थी, आज सिद्धू साहब कह रहे 1 लाख देंगे नौकरियां, और 68 के बाद एक दोगे कि 1 लाख से शुरू करोगे और 68 सरकारें चाहिए आपको अपना वादा पूरा करने के लिए? लिखित है, हर घर नौकरी, 68 लाख दर है। 60 लाख मोबाइल देने का वादा किया था, एक मोबाइल नहीं दे पाया। आपने आटा दाल स्कीम हम देते 1,40,00,000 लोगों को, आपने कहा था कि बीजेपी की सरकार जाएगी, हमारी सरकार आएगी, हम आटा दाल के साथ घी, चाय पत्ती व चीनी देंगे। अरे चाय पत्ती छोड़िए, आपने तो आटा दाल नहीं बांटा। केंद्र से नरेंद्र मोदी जी ने जो फ्री कोविड में राशन भेजा वो आपसे नहीं बटा। मोदी जी ने 2 साल के लिए 1,42,00,000 लोगों के लिए राशन भेजा, आपसे वो नहीं बटा। हाईएस्ट फेल्योर रैंक था पंजाब का बांटने। ऐसी स्थिति में पंजाब को कौन लाया है? जवाब तो देना पड़ेगा कि मोदी जी आ रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल देते हैं, मोदी जी आते हैं पंजाब में IIM देते हैं, मोदी जी आते हैं आप उनका रास्ता रोकते हो क्योंकि वो पंजाब में PGI का सेंटर देने आए हैं, सैटेलाइट सेंटर खोल रहे हैं, वो 2 मेडिकल कॉलेज। अरे बाप, 70 साल में हमने 2 मेडिकल कॉलेज दिए, एक पटियाला एक अमृतसर, वो 7 साल में 2 और दे दिए। आपने एक हॉस्पिटल दिया, उसने कैंसर हॉस्पिटल, आपने 70 साल में एक दिया, उसने 7 साल में एक PGI सेंटर दे दिया, एक बड़ा हॉस्पिटल दे दिया बठिंडा में। आपने पूरे 70 साल में 14,000 करोड़ की इंडस्ट्री लगाई, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक ही 20,000 करोड़ रुपए की दे दी थी बठिंडा में। इसलिए कोई मुकाबला नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, बहुत पीछे जा चुके हैं, बहुत पीछे जा चुके हैं। पंजाब को पीछे करने वाले लोग आज वोट मांग रहे हैं। जवाब अब उनके पास है कुछ नहीं, तो चन्नी साहब क्या जवाब देंगे? मेरा जहाज रोक लिया। अरे भैया, कहां जाना था तेरे को? हर जगह तो जहां जाते हो वहां लोग, टीचर्स, नर्सेज आपका धरना लगा के बैठ जाते हैं, आपके खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। सांस तो आप ले नहीं पा रहे, प्रवास आप कर नहीं पा रहे, कहीं जा आप नहीं पा रहे। एक हॉल में तीनों इकट्ठे होकर फोटो लगाते हो, हम साथ साथ हैं। कितना साथ हैं कि एक दूसरे को जान से मारने के लिए लगे हैं। वो कहते मेरे साथ 42 थे, जाखड़ साहब, सिद्धू के साथ 6 थे, और कहते परिवार में तो होता है सर, ऐसा परिवार में वो कहते हैं परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, मना लूंगा मैं, सब एक साथ हैं। ऐसा है कि अगर ये ऐसा परिवार कहीं आपने और देखा है तो कांग्रेस में देखा होगा। मैंने ऐसा परिवार राजनीति में कहीं नहीं देखा कि जहां परिवार के अध्यक्ष की, मुखिया की श्रीमती अपने मुख्यमंत्री को कैंडिडेट के बारे में अपशब्द बोले, जहां टिकटों के लिए बंदर बांट हो, जहां जूती में दाल बट रही हो। ऐसा कौन सा परिवार है? अरे खटपट होती है, होनी चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र है, लेकिन ऐसी खटपट तो खून काटो, खून में से पंजाबियत निकलेगी। मतलब मुख्यमंत्री फेलियर है क्या परिवार को? वो कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू क्यों नहीं बोले? 4 बार स्टेट सेक्रेटरी ने कहा, वो बच्ची बोल रही थी कि अभी नवजोत सिंह सिद्धू जी बोलेंगे, नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? जरा पूछिए इनसे कि मैडम नवजोत को रोज चन्नी साहब के खिलाफ बोलती हैं कि ये गरीब नहीं है, ये तो साहूकार है। रोज जाखड़ साहब कहते हैं मेरे साथ 42 लोग थे, हिंदुओं का क्या बनेगा? ऐसा कौन सा परिवार है? ये तो ऐसी स्थिति बना दी है पंजाब के अंदर कि कांग्रेस में महाभारत हो रहा, सत्ता का संघर्ष है और हर आदमी दुर्योधन बना है। और कांग्रेस हाईकमान ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, कोई गंधारी बन गया और कोई जन्म से ही अंधा है, उसको भी नहीं दिख रहा, और कोई गंधारी बन गया। इसका नुकसान तो उनको होगा ना सर? अभी तक तो पंजाब झेल रहा है। आप सोचिए कि तारों के पार यानी पाकिस्तान से पंजाब में हथियार आते हैं, टिफिन बम आ रहे हैं। पिछले 12 दिनों में 4 बड़ी खेपें पकड़ी गई हैं, जिनमें RDX भी पकड़ा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं मेरा यार अमन का मसीहा, पाकिस्तान को अमन का मसीहा, इमरान खान को अमन का मसीहा। ये वही इमरान खान है जो उरी में अभी 14 तारीख बीते को 4 दिन हुए हैं।
जो उरी में हमारे सैनिकों को मार दे ग्रेनेड से, जो रात को उरी में आग लगा के सैनिकों को मार दे, श्रीनगर में ब्लास्ट कराए, जो हर चौथे दिन पंजाब के अंदर बेटों की लाश आती है, उन शहीदों को हम ध्यान में रख के मैं कह रहा हूं कि वो अमन का मसीहा है पाकिस्तान। ग्रेनेड भेजने वाला, टिफिन बम भेजने वाला, AK-47 भेजने वाला, RDX भेजने वाला, नशीले पदार्थ भेजने वाला, क्या लगता है आपका? हमारा तो शत्रु है। हमारा शत्रु है, आपका क्या लगता है बताइए? मेरा यार इमरान खान, अरे तेरा यार इमरान खान पंजाब में RDX भेजेगा तो सरकार आरती उतारेगी? अरे ये पहली सरकार है जो BSF का विरोध कर रही है कि सीमा की रक्षा मत करो, ड्रोन आया, ड्रोन के पीछे मत भागो। नानिहाल से आया है ड्रोन, पेस्ट्री लाया है, हलवा लाया है वहां से, और इनकी पुलिस कह रही है RDX आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, टिफिन बम आ रहे हैं, पकड़े गए हैं। जो पहले आए हैं कहां हैं? ऐसी स्थिति में पंजाब चल रहा। सर, यूपी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश भाजपा इस बार योगी उपयोगी जिस तरीके से धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, ऐसे में तो लाल टोपी जैसे जिस तरीके से कहा जा रहा है, अखिलेश यादव तो साफ दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा है कि हम प्रचार नहीं कर रहे, हम हिसाब लेके आए हैं कि हमारा हिसाब लीजिए। हमने गुंडई, दंगई घर बिठा दिए या यूपी छुड़ा दिए। अब बेटी को छेड़ना होगा तो उसको दिखता है कि बेटी की तरफ पूरी निगाह से देखूंगा तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी बाबा है, तो या तो यूपी छोड़ रहा उनको, या जेल में सड़ना होगा, या क्राइम बंद करना होगा। सर, यूपी बिहार के मसले पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा और तालियां बजाई, क्या यूपी चुनाव में उनको वहां के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ेगा जब नेक्स्ट उनकी रैली होगी वहां पर? ऐसा है कि पूरे देश में इसका, यूपी बिहार को तो ठीक है उनके बारे में बोला, लेकिन पूरा देश इस बात को गलत निगाह से देखता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है। हम इसके लिए अपनी जान निछावर कर सकते हैं, आप उसको टुकड़ों में बांट रहे। कोई तालियां बजा रहा है, कोई गालियां बक रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सर, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पार्टी टक्कर दे रही है तो हमारी पार्टी ही दे रही है। लड़ तो नहीं रही, जीत तो नहीं रही ना, टक्कर ही दे रही है ना, तो देते रहने दो। जीत कहाँ रोक रहे हैं? कह रहे हैं जीत रहे हैं। अरे टक्कर दे रहे हैं ना, वो खुद ही कह रहे हैं वो टक्कर दे रहे हैं, तो टक्कर तो देने दो। जीत तो नहीं रहे, मैं भी कह रहा हूँ टक्कर दे रहे हैं, और टक्कर देते रहे अगले 25-30 साल। अभी है यूपी में योगी, दिल्ली में मोदी, देने दो टक्कर। भाजपा गरीबों की सरकार है, नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है। मेरे को बताइए, इनसे पूछिए, देश के अंदर आपके पिताजी रक्षा मंत्री रहे, 40 करोड़ गरीबों को नरेंद्र मोदी जी ने बैंकिंग के साथ जोड़ा। आपके पिताजी रक्षा मंत्री थे। अखिलेश जी, किसने टूटी चोरी है सारी दुनिया जानती है, कौन बाथरूम फिटिंग उतार के लेगा ये भी दुनिया जानती है। लेकिन जनता को ये तो बताइए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन देती है। कितना दिया था जब आप सरकार में थे? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों मकान तो यूपी में मिले, पूरे देश में करोड़ों लोगों के लिए मकान उपलब्ध हो गए। कहाँ हैं आप? आपको दिख नहीं रहे, कोई आपको पहचान नहीं रहा, क्योंकि लोगों को पता है कि जिस मोदी ने काशी विश्वनाथ को सुंदर कर दिया, जिसने देश के अंदर एक वैसा वातावरण पैदा किया कि लोग आज श्री राम जन्मभूमि पर 400 साल से जो झगड़ा था वो समाप्त होता और मंदिर बन रहा है। इसलिए क्यों ना वोट देंगे लोग योगी? 3 तारीख को ममता बनर्जी आ रही है सर, साथ देने के लिए यूपी में अखिलेश जी के। खेला हो भी करने आ रही है जी, तो होने दीजिए खेला। हम 3 से बढ़कर 70 हुए थे, यहाँ तो पहले ही 300 हैं, कितना बढ़ाने आ रही है? ममता बनर्जी ने बंगाल में कहा है कि रिपीट ऑफ बंगाल होगा वहां पे यूपी में। यहाँ रिपीट ऑफ यूपी होगा, रिपीट ऑफ यूपी होगा। यार ये हवा दिखेगी बीजेपी की, जीतेंगे। हवा है ही नहीं बीजेपी की। कौन कह रहा है बीजेपी की यूपी में हवा?
मैं बताता हूं क्या है, यूपी में बीजेपी की सुनामी है। ममता हो या अखिलेश, कोई रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। हवा को रोक सकते हो, किसी के कारवां को रोक सकते हो, ये सुनामी है, रुकने वाली नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की, योगी की सुनामी है, ये भाजपा की सुनामी है, रुकेगी नहीं। सर पंजाब में सीट सरकार बनाएंगे, सीट का क्या मतलब होता है, सरकार बनाएंगे। महिलाओं के लिए सर, मैं खुद महिला हूं यहाँ के। ये एक बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया। पंजाब की बेटी माई भागो है, जो रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करती है। पंजाब की बेटी बच्चों को वीर बाल बनाती है। पंजाब की बेटी जब मां बनती है तो भगत सिंह पैदा करती है। उस धरती पर उसके हाथ में खैरात डालने आए हो, उसे बिकाऊ समझते हो? हमने कहा है कि उसको आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में, घोषणा पत्र में है सर। तब 33%। भिक्षा नहीं, अधिकार देंगे। हम भिक्षा नहीं देंगे, 1000 वो 1500। अरे भिक्षा देना चाहते हो? अपना आरक्षण दिया सीधा। हम आरक्षण देंगे, वो खुद कमाएगी, घर भी चलाएगी, समाज भी चलाएगी। रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, रोक नहीं सकते आप। पंजाब की बेटी को रोक नहीं सकते। और देख लीजिए आप, विश्व के अंदर कहीं भी पंजाब की बेटी होगी तो चाहे वो कहीं भी हो, कनाडा की सरकार में हो या अमेरिका की सरकार में हो, वो खैरात से आगे नहीं बढ़ी है, मौके से आगे बढ़ी। और मौका नरेंद्र मोदी की सरकार उसको देगी काम करने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपने काम को जनता के बीच में ले जाने का। सर मैं खुद एक युवा हूं और एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं। मेरे जरिए बहुत सारे युवा आपको हमारे टेलीविजन के जरिए देखेंगे। आपको सर कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत मोटिवेट करती है? मोटिवेशनल चीज मतलब मोदी जी तो करते ही है सबको, उसके अलावा सर जब आप उठते हो और आपको लगता है कि आज ये कर लेना है, क्योंकि आपको मैं सुबह से देख रही हूँ सर को, इतने बिजी हैं। पहले दिल्ली, फिर दिल्ली से अमृतसर पहुंचे, में हम लोग वेट कर रहे थे, आते ही सर बैठ गए कि चलो आपका इंटरव्यू कर लेते हैं। क्या मोटिवेट करता है सर? जब देश का प्रधानमंत्री 19 घंटे काम करे तो आम नागरिक को तो करना ही पड़ेगा। स्पीड ऑफ द लीडर, मोदी जी हमारे नेता है, उनकी स्पीड ऐसी है कि सबको काम करना है, देश को आगे लेके जाना है। जब 130 करोड़ लोगों के 260 करोड़ कदम आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। वो शोर मोदी लेके आए। एक आशा की किरण उन्होंने जगाई है। सपेरों का भारत नहीं, अब भिखारियों का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है। वो फर्क है, वही स्पिरिट है, उससे देश खड़ा भी हुआ है। आप विश्व में जाइए, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है। जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके डीएनए में 25 पीढ़ी पहले भी वो भारत से गया था, तो आज जिसको भूल गया था भारत, उसको भी याद आता है भारत। ऐसा चमत्कार है सर। परिवार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? देश पूरा परिवार है और देश के अंदर ही हमारा परिवार है। बैकबोन क्या है सर आपकी? बैकबोन जो 24 घंटे आपको लगता हो कि नहीं बस कर जाना है, देश के लिए काम करना। कौन है बैकबोन सर? देश के लिए काम करने की स्पिरिट। जब आप काम करने की स्पिरिट रख के चलते हैं तो आपके मित्र, आपके सखा, आपके परिवार के लोग आपके साथी बन जाते हैं। जब अच्छे साथी बनते हैं तो रास्ता तय हो जाता है। एक चीज और जो मैं खुद दिल्ली और से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सर ऐसे मंत्री हैं, ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो आउट ऑफ कर्टसी मतलब प्रोटोकॉल भी नहीं मानते। इनको अगर कोई अच्छा लग गया तो ये प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों सर? ये तो वैसे प्रोटोकॉल तो महासचिव हैं आप, वैसे में प्रोटोकॉल अगर आप तोड़ दीजिएगा तो कैसे? कोई प्रोटोकॉल होता नहीं। जो लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो प्रोटोकॉल में रहते हैं। पिंजरों में पंछी होते हैं। ये सिर्फ आपके लिए, सबके लिए? सबके लिए। हमारे प्रधानमंत्री कल उनके घर पे जो साधु महात्मा और संत गए थे तो उनको खाना परोस के दे रहे थे। तो प्रोटोकॉल होता नहीं। प्रोटोकॉल यानी पिंजरा है, तो उसमें पक्षी कैद किए जा सकते हैं, उड़ने वाले पक्षी प्रोटोकॉल में नहीं रहते। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, तरुण चुग जी।
भाजपा के बड़े चेहरे यहाँ पर पंजाब में, साथ ही महासचिव राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, और तमाम वो सवाल जो हमारे जहन में थे, पंजाब की जनता के जहन में, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो या फिर पूरे देश से, तमाम सवालों के जवाब आज हमने तरुण चुग जी से लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।